नमस्कार। आज भारी मन से बहुत ही गंभीर विषय मैंने चुना है। तमिलनाडु में बिहार के दो नौजवानों की परसों हत्या कर दी गई। एक की मौत आज हुई है अस्पताल में, एक भाई तो उसी दिन मर गए थे। एक तरफ इस देश में नफरत की बीज बोने वाले जो राजनेता हैं, उन्हें खुशी हो रही होगी कि जो जहर का वृक्ष क्षेत्रीयता, भाषा, जाति, धर्म जैसी नफरती बातों को लेकर के वो आरोप रहे हैं, जो चीज वो परोस रहे हैं इस देश में, वो अब बट वृक्ष का रूप ले लिया है, फल फूल देने लगा है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस प्रकार की हिंसा के शिकार इन राजनेताओं के पुत्र नहीं हो रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी होगी कि जो जहर का वृक्ष उन्होंने लगाया है, जो जहर का बट वृक्ष उन्होंने लगाया है, जिस नफरत का माहौल उन्होंने देश और समाज में बनाया है, उसका भुक्तभोगी कोई गरीब का बेटा, कोई आम आदमी का बेटा हो रहा है, जो बड़ी उम्मीदों को लेकर के अपने परिवार को, अपने माँ बाप को बड़ी बड़ी उम्मीदें देकर गया था कि प्रदेश में मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, रोजी रोटी कमाऊंगा, अपना भी परवरिश करूंगा और आपके भी परवरिश के लिए पैसे कमा कर भेजूंगा। आज ये सारे सपने, ये सारे अरमान टूट गए। एक गरीब परिवार का बच्चा किसी से 200, किसी से 500, किसी से 2000, किसी से 5000 चंदा लेकर, भीख लेकर, कर्ज लेकर तमिलनाडु, बहुत लंबी दूरी है, करीब 3 दिन लग जाता है बिहार से लोगों को तमिलनाडु पहुंचने में। कई सपनों को पालकर घर में बहन की शादी होगी, घर में माँ बाप बीमार होंगे, भाई और बहन की पढ़ाई लिखाई का अरमान पाला होगा कि तमिलनाडु जाकर के हम रोजी रोटी कमाएंगे मेहनत करके और परिवार को खुशियां देंगे। मैं भारी मन से उन दोनों भाइयों को प्रणाम करता हूं, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं, मृतात्मा को श्रद्धांजलि देता हूं। और इस प्रकार से अन्य जो लोग लगातार तमिलनाडु में करीब 1 महीने से मुझे खबर मिल रही है, मैं उद्वेलित था, जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जो हिंसा के शिकार हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जो जिनकी जान गई है, उन तमाम लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उन तमाम लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। साथ ही मैं बिहार और भारत के तमाम राजनेताओं को, खास करके मैं राजनेताओं को संबोधित कर रहा हूं अभी, कि आप कब संभलेंगे, आप कब समझेंगे जो नफरत की हवा आप फैला रहे हैं, उस नफरत की भट्ठी में हमारे आम आवाम कब तक झुलसते रहेंगे। तात्कालिक लाभ के लिए कुर्सी का जो आपका भूख है, वो कब तक यूं ही आम आवाम को लिलता रहेगा। क्यों नहीं सीखते वर्तमान भारत के जो राजनेता हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, चाहे वो किसी राज्य से आते हों, आज वो सबक लेते दिखाई नहीं देते। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में साथी देख रहे हैं हमको। हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि कृपया हमारी बात को शेयर करें, पहुंचाएं अधिकतम साथियों तक। हम बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत जवाबदेही पूर्वक आज लाइव हुए हैं
कृपया आप सभी शेयर कर दें ताकि अधिकतम साथियों तक हमारी बात पहुंचे। मैं बिहार के राजनेताओं को, इस देश के राजनेताओं को संबोधित कर रहा हूं। जिस तमिलनाडु में आज बिहार के लोग पीटे जा रहे हैं, जिस तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या हो रही है, जिस तमिलनाडु में आज बिहार के हमारे भाई बेटे, हमारे बच्चे हिंसा के शिकार हो रहे हैं, उस तमिलनाडु को किसी ने तो ऐसा बनाया, किसी व्यक्ति ने ऐसा बनाया तमिलनाडु को कि आज संपूर्ण भारत से जो लोग हैं, जो कामगार हैं, वहां जाकर रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कभी आसाम में, कभी बंगाल में, कभी महाराष्ट्र में, कभी मणिपुर में, कभी जम्मू कश्मीर में हमारे बिहार के लोग जाकर के मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन का भयंकर मंजर देखा है बिहार ने। बिहार में लॉकडाउन का जो मंजर है वो अभी पुराना नहीं हुआ है। बिहार का जो लॉकडाउन का मंजर है वो अभी पुराना नहीं हुआ है। बिहार का जो लॉकडाउन का भयावह त्रासदी है वो अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है। सरकारी आंकड़ा के हिसाब से करीब 36 लाख मजदूर, बिहारी मजदूर बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में निकले थे और फंसे थे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से मजदूर पलायन को अभिशप्त हैं। लॉकडाउन के दरमियान हजारों किलोमीटर पैदल चल के, बच्चों को बैग पर लाद के, कंधे पर लाद के, अपने पिता को साइकिल पर लाद के इसी दरभंगा की बेटी लाई थी हजारों किलोमीटर से। हम लोगों ने इवेंट बना दिया उस चीज को। हमारे नेताओं ने खूब इवेंट मैनेजमेंट किया, लेकिन सबक नहीं लिया कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि हजारों किलोमीटर दूर जाकर के रोजी रोटी तलाशने के लिए आदमी मजबूर होता है। क्यों नहीं हमारे बिहार के जो राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश के जो राजनेता हैं, वो अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग धंधों का, कल कारखानों का विकास करते, ताकि स्थानीय जो नौजवान हैं उनको वहीं रोजगार मिल जाए, वहीं रोजी रोटी मिल जाए और वो अपने परिवार से दूर जाकर इस प्रकार की त्रासदी को झेलने के लिए अभिशप्त ना हो। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म का उन्माद, बिहार में जाति और धर्म का उन्माद इस कदर बढ़ रहा है कि बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। जाति और धर्म के नाम पर आम आवाम को उन्मादित करके जो राजनीति हो रही है, उसी का एक और रूप है ये क्षेत्रीयता। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी, ये जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग भेद, ऊंच नीच, ये तमाम जो संकीर्णताएं हैं, इसके आधार पर इंसान के बीच में नफरत का बीज बो करके, आपस में लड़ा करके मतलब कौन साध रहा है, लाभान्वित कौन हो रहा है, यही समझने की बात है आज के दिन। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के, खास करके उत्तर प्रदेश के नेताओं से, जिस तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुतेरे नौजवान, बेरोजगार, आम परिवार से, साधारण परिवार से जो बच्चे हैं, आज तलाश रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं, उस तमिलनाडु को किसी महापुरुष ने तो बनाया इस लायक। 6 वर्ष की उम्र में जो आज का तमिलनाडु है, उस तमिलनाडु को बनाने वाले, उसको शक्ल देने वाले, विकास के मानक पर खड़ा करने वाले
एक पुरुष तमिलनाडु में जन्मे थे। 1937 में जब अंतरिम सरकार के लिए चुनाव हो रहा था हिंदुस्तान में, तो निर्विरोध उसको वहां की पब्लिक ने चुना था असेंबली के लिए। उनका नाम था के कामराज। महज 6 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहावसान हो गया। निहायत ही कमजोर और वंचित समाज से वो आते थे। चाह करके भी हाई स्कूल तक की शिक्षा कंप्लीट नहीं कर सके, वो स्कूल ड्रॉप थे। वो मां पर परिवार का भरण पोषण का जिम्मा आ गया और असमय के कामराज जी को अपनी आगे की शिक्षा छोड़ करके परिवार के भरण पोषण में लगना पड़ा। आज तमिलनाडु का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, उसी के कामराज ने तमिलनाडु का स्वरूप खड़ा किया था। 1954 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो तमिलनाडु में 7% साक्षरता थी, 7%, ओनली 7% एजुकेशन लिटरेसी वाज देयर इन तमिलनाडु एट दैट टाइम। मात्र 7% साक्षरता थी तमिलनाडु की, जब के कामराज जो खुद पढ़े लिखे बहुत नहीं थे, ही वाज ए स्कूल ड्रॉप, हाई स्कूल तक की शिक्षा भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो, आर्थिक तंगी के कारण से और पिता का साया उठ जाने के कारण। उस 7% लिटरेसी को 9 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने 37% पर पहुंचाया। अपने 9 साल के कार्यकाल में गवर्नेंस में के कामराज ने 30,000 से ज्यादा स्कूल खोले। कोई भी गांव नहीं जहां के कामराज ने एक प्राइमरी विद्यालय नहीं खोला, और कोई पंचायत नहीं जहां एक उच्च विद्यालय नहीं बनाया के कामराज साहब ने। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसका ख्वाब हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की शुरुआत उस स्कूल ड्रॉप के कामराज ने किया था तमिलनाडु से। बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो फ्री, किताबें फ्री, और जिस मिड डे मील को आज खास करके बिहार जैसे राज्य में मास्टर साहब अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया समझते हैं, हेडमास्टर साहब, और हेडमास्टर साहब को ही खाली दोष नहीं देंगे। उस हेडमास्टर साहब का पैसा गांव के मुखिया जी, जो शिक्षा समिति के सचिव जी होते हैं, अध्यक्ष जी, वार्ड अध्यक्ष जी होते हैं, और शिक्षा पदाधिकारी ब्लॉक से और जिला के शिक्षा पदाधिकारी, विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाता है। उस मिड डे मील की शुरुआत भी के कामराज साहब ने 1954 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसी जमाने में उन्होंने किया था। क्या विजन था भाई, हाउ ही इमेजिन। एक बार वो जा रहे थे, के कामराज साहब गाड़ी से जा रहे थे, एक छोटे बच्चे को कहीं काम करते मजदूरी करते देखा उन्होंने, उतर गए, महसूस किया, बच्चे से पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो। कहा कि पैसे नहीं है। कहा कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था मैं कर दूंगा, पढ़ने जाओगे। तो बच्चे ने कहा कि पढ़ने तो जाएंगे, लेकिन पेट में जो भूख लगेगी तो इसका बंदोबस्त कौन करेगा। कहा कि एक टाइम भोजन की व्यवस्था भी करूंगा, जब पढ़ने जाओगे विद्यालय में तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भी करूंगा। ऐसे तमिलनाडु आज का तमिलनाडु बना है। और आज तमिलनाडु के तिरुपुर शहर में बिहार के लोग जाकर के अपमानित हो रहे हैं, लांछित हो रहे हैं, अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, तो बिहार के लोग लफाजी करते हैं, बिहार के नेता लफाजी करते हैं जाति धर्म के नाम पर। अभी एक मंत्री जी का बयान आया था, रामचरितमानस पर प्रवचन दे रहे थे। रामचरितमानस पर प्रवचन देने की क्या जरूरत है। रामचरितमानस में यदि कुछ गलत लिखा है, या दुनिया के किसी किताब में यदि कुछ गलत लिखा है, किसी के वक्तव्य गलत हैं, तो देयर इज रूल प्रोवाइडेड, कानून है देश में भाई, उस कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं आप। यू आर मेंबर ऑफ कैबिनेट, आप सरकार में मंत्री हैं, आपकी सरकार है, कानून के तहत कार्रवाई करिए ना, आपको किसने मना किया है। मरणोपरांत परम वीर चक्र आप देते हैं, वीर चक्र की उपाधि आप देते हैं, अब मरने के बाद
तुलसी दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या? आप निंदा प्रस्ताव पास करिए, उस किताब को बैन कर दीजिए। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या कुरान हो, या बाइबल हो, दुनिया की कोई भी किताब यदि इंसान और इंसान में नफरत परोसता है, जिस किसी का वक्तव्य यदि इंसान और इंसान के बीच में नफरत का बीज बोता है, तो यह सब्जेक्ट टू लीगल एक्शन है, कानून कार्रवाई के परिधि में आता है। यह बात भाई, आप सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आप कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए और उस किताब के खिलाफ, उसके लेखक के खिलाफ, उस प्रकार का वक्तव्य जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। सेंसेशन पैदा करने के लिए और समाज में विभेद की खाई को बड़ा करने के लिए, नफरत की खाई को बढ़ाने के लिए और पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, वोट के ध्रुवीकरण के मकसद से इस प्रकार की बयानबाजी किसी मंत्री को नहीं करनी होगी। किसी मंत्री को यह अधिकार नहीं कि आप पोलराइजेशन के व्यू से इस प्रकार की बयानबाजी करें। देश के प्रधानमंत्री बयानबाजी करते हैं, वस्त्रों से पहचानो, पहचान से पहचानो, लिबास से पहचानो। कहते मंदिर में, मस्जिद में मुद्दे बना करके देश की राजनीति को झोंक दो। मैं पूछना चाहता हूं, चुनावों के दरमियान देश के प्रधानमंत्री जी, आप कब्रिस्तान और शमशान घाट का सांकेतिक तुलना करके वोट मांगते लोगों से। आप दिवाली और ईद की तुलना करके लोगों से वोट मांगते। दिवाली में बिजली नहीं आएगी, ईद में बिजली आएगी। ये क्या है? ये जो घटनाएं हैं, ये ऐसे ही वक्तव्यों की उपज है। कभी इस देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में थोपने की कवायद चली थी, तब हिंदी विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में हुआ था। तमिलनाडु उसका केंद्र हुआ करता था। तो ये नफरत का बीज जिसने भी बोया, उसका लहलहाता जो फसल है उसने काटा उसको। आज इंसान इंसान के बीच में क्षेत्रीयता, जाति, धर्म, मजहब का उन्माद फैला करके देखिए लाभ कौन ले रहा है। किसी भी अपराध का अनुसंधान का शुरुआत होता है, उस घटना से लाभान्वित कौन हो रहा है। कहीं पर कोई घटना घटित हुई तो अपराध का अनुसंधान शुरू होता है कि उस घटना से लाभान्वित कौन हो रहा है। बेशक जो वहां के राजनेता हैं, एक विजय नाम का कोई फिल्मी कलाकार है, वो पोस्टर लगा रहा है तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ, हिंदी भाषियों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ। तो इस प्रकार का जो भी कृत्य है वो वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा किया जाता है। हालात की परिस्थितियों से, इन परिस्थितियों से लाभ लेने का जो कुत्सित मानसिकता पालते हैं, दोज हु आर वेस्टेड इंटरेस्ट, दे स्प्रेड हैट्रेड अमंग द पीपुल ऑफ country in the name of caste, creed, color, religion and other narrow-minded sentiments. किसी को भी भारत के संविधान के दायरे में यह करने की इजाजत नहीं। इस देश का जो भी राजनेता इंसान को रोटी नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, जो अपने यहां गुड गवर्नेंस नहीं दे सकता, वो आम आदमी को जाति, धर्म, क्षेत्रीयता जैसे मुद्दों में उलझा करके अपना मतलब साधने की कवायद करता है। के कामराज साहब जब तमिलनाडु के 9 साल के लिए मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान उन्होंने भेल की स्थापना की, नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की स्थापना उन्होंने की, मनाली रिफाइनरी की
स्थापना की, हिंदुस्तान रॉ फोटो फिल्म फैक्ट्री की स्थापना की ऊटी में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री चेन्नई में बनाया और रेलवे कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया। यह है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ तमिलनाडु जो के कामराज ने किया। अपने लाइफ टाइम में कैनाल्स की अच्छी अच्छी व्यवस्था की, कृषि के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी लाया उन्होंने। तब तो आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग रोजगार तलाशने के लिए तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। बिहार के राजनेता बड़ी बड़ी लफाजियां करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर उलझा के लोगों को मलाई खाते हैं। जब हिंदुस्तान में विभिन्न कोनों में फंसा था बिहारी मजदूर, लॉकडाउन के दरमियान बड़ी बेशर्मी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सुना था, बिहार के मुख्यमंत्री को अपने लोगों को बचाने की चिंता नहीं थी, अपने लोगों को सुरक्षित घर वापसी लाने की चिंता नहीं थी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने कहा कि बिहार में घुसने नहीं दूंगा, जो जहां हो वहीं रुक जाओ। जैसे बिहार सिर्फ नीतीश कुमार के बाप की बपौती हो। बिहार हर बिहारी की बाप की बपौती है, सिर्फ नीतीश कुमार के बाप की बपौती बिहार नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश जहां से पैदल पांव आ रहे थे मजदूरों के शरीर पर, मजदूर पैदल पांव हजारों किलोमीटर से चल के उत्तर प्रदेश को पार करके आगे बढ़ने की कवायद में थे। लहूलुहान था उनका पांव, भूखे प्यासे नंगे। उत्तर प्रदेश की तथाकथित राम राज वाली योगी सरकार ने उनके शरीर पर कीटनाशक का छिड़काव करवा दिया कि ये बाहर से बीमारी लेके आ रहे हैं, इनके शरीर पर कीटनाशक स्प्रे कर दो। ये लोग अच्छी अच्छी बात, लंबी लंबी बात खूब करते हैं, आम लोगों के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप जो भुक्तभोगी हैं बिहारी बेरोजगार नौजवान साथी, आप भी कम दोषी नहीं हैं। लॉकडाउन के चंद दिनों बाद बिहार में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव हुआ है। आपने क्या किया? आपने उसी जाति धर्म के लबादे में, उसी जाति धर्म के उन्माद में इन नकारे नेताओं को वोट देने का काम किया। उस लॉकडाउन के दरमियान हिंदुस्तान में व्यक्तिगत स्तर से जहां सारी व्यवस्था फेल हो गई थी, एक व्यक्ति उभर के आया था सामने, आशा की किरण के रूप में, बिहार के एक पूर्व सांसद पप्पू यादव। उन्होंने हजारों नौजवानों को बचाने के लिए, हजारों परिवारों को बचाने के लिए, जो हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में फंसे थे और एक एक दाने के लिए मोहताज थे, तमिलनाडु के सैकड़ों हजारों मामलों में हमने इंटरेक्ट किया था। फैक्ट्री मालिक से संवाद करता था, वहां के शासन के लोगों से संवाद करता था, और वहां यदि मदद नहीं मिलती थी मजदूरों को, तो अपने स्तर से सांसद पप्पू यादव जी से बात करके लोगों का अकाउंट लेके उनके खाते में कुछ पैसे भेजकर जिंदगी बचाने की कवायद में हम लोग लगे थे। लॉकडाउन के दरमियान 700 लोगों को हमने मध्य प्रदेश जबलपुर में 700 मजदूरों को 3 महीने तक भोजन का प्रबंध हमने कराया। तो वहां के कमिश्नर से बात करके, जगदर के लोग थे, रमनाका के लोग थे, कहां कहां के नौजवान थे, हमारे पास लिस्ट है आज भी। 3 महीने तक 700 मजदूरों को जबलपुर में हमने भोजन का बंदोबस्त करवाया था। ये एमएलए एमपी सरकार सारी फिसड्डी साबित हुई। बकौल पप्पू यादव, उन्होंने बिहार के जो मजदूर हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में फंसे थे, उन्हें बचाने के लिए 13 करोड़ रुपया खाता में ट्रांसफर करवाया था। मेरी अनुशंसा पर परिहार विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के खाते में 22 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं उन बिहारियों से, आप जब आफत में फंसे थे,
जब आपकी जिंदगी खतरे में थी, जब आपके परिवार के बच्चे एक एक दाने के लिए, एक एक पैसे के बिलख रहे थे, आप जिन मालिकों की फैक्ट्री चलाते हैं, जिनकी जिंदगी में चकाचौंध लाते हैं, जिनके महल को खड़ा करते हैं, जिनके लिए सारी संपन्नता आपकी मेहनत से आप बटोर के देते हैं, उन सबों ने आपसे मुंह फेर लिया। सरकार ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में टपने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, जो जहां है वहीं रुक जाओ। तो वैसे संकट की घड़ी में एक व्यक्ति पप्पू यादव आपका रहबर, आपका रहनुमा बन के उभरा, और निजी पैसा, सरकार का फंड नहीं था वो एमएलए भी नहीं, एमपी भी नहीं, मिनिस्टर भी नहीं, एक व्यक्ति के रूप में मानवता का जो फर्ज उनका था, मैं नहीं जानता कि वो संसाधन कहां से जुटाते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी निजी खुशियां कुर्बान किया। शमशान घाट जाते थे, जहां लाश पड़ा होता था, जहां लाश जलता था, सौदागरी जाते थे, अस्पतालों में दौड़ लगाते थे। सरकार जो जरूरी दवा है, जिंदगी बचाने की जो दवाइयां थी, जो डॉक्टर लिखते थे, उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, इन तमाम चीजों का बंदोबस्त पप्पू यादव जी ने किया। और बिहार के पब्लिक ने क्या सिला दिया उस पप्पू यादव को? उस पप्पू यादव को एक विधानसभा का चुनाव भी हरा दिया यहां बिहार की पब्लिक ने। तो जब जाति, धर्म और मजहब के नाम पर, जाति, धर्म और मजहब के उन्माद में आप नेता चुनेंगे, आप सरकार को बनाएंगे, तो ये फैक्ट्रियां, ये भेल, ये नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ये हिंदुस्तान रॉ फोटो फिल्म फैक्ट्री, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, ये रेलवे कोच फैक्ट्री बनाने की जरूरत क्या है? कहते हैं सैया वही, दुल्हन वही, जो पिया के मन भाए। एक कहावत है, दुल्हन वही जो पिया के मन भाए, नेता वही जो जनता के मन भाए। जब जाति धर्म का बबेला खड़ा करने से ही वोट मिल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब जाति धर्म का बबेला करने से ही वोट मिल जाएगा, आज तमिलनाडु में जो हवा दे रहा है, जो पोस्टर चिपका रहे हैं विजय, फिल्मी कलाकार, उनको नेता बनने की चाहत होगी। साउथ में तो फिल्मी कलाकारों की चांदी है, वही नेता होते हैं। वो ये नफरत का बीज इसलिए फैला रहे हैं पोस्टर लगाकर हिंदी भाषियों के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, कि वहां के स्थानीय लोग उनको वोट देंगे और पार्लियामेंट और विधानसभा पहुंचाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहां के जो राजनेता हैं वो जाति धर्म का बबेला इसलिए खड़ा करते कि यहां के लोग जाति धर्म के नाम पर गोलबंद होकर वोट देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आखिर इस जहालत, इस अपमान की जिंदगी आप कब तक जीते रहेंगे? कभी तो आंखें खोलेंगे आप। जिस रामचरितमानस की खूब चर्चा होती है, उसी में लिखा है, हित अनहित पशु पंछी पहचाना, मानस तन गुणगान निधाना। हित अनहित पशु पंछी पहचाना, ये संवाद है, भरत और रामचंद्र जी का संवाद है ये। उसमें रामचंद्र जी कहते हैं भरत से कि हित कौन है, दुश्मन कौन है, ये पशु पंछी भी जानता है। मनुष्य मानस तनु गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य की क्या बात करते हो भरत? मनुष्य तो गुण ज्ञान का निधान है, क्या मनुष्य नहीं समझ सकता? मैं भी समझता हूं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हित कौन है, दुश्मन कौन है। पशु को 2 दिन चारा दे दीजिए, पशु को 2 दिन पानी पिला दीजिए, थोड़ा सा उसको प्यार दे दीजिए। आप जब बगल से गुजरेंगे, आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको आवाज देगा, वो आपको छूने की कोशिश करेगा, स्पर्श करने की कोशिश करेगा। जब पशु के पास इतनी चेतना है तो हम पशु से गए गुजरे हैं, हम क्यों नहीं पहचान पाते कि जिनको हम सत्ता दे रहे हैं जाति धर्म के उन्माद में, वो हमारा दुश्मन है, हम उसको ताकत क्यों दें? एक बार की बात तो नहीं है। सरकारें चुनी जाती है बिहार में, हिंदुस्तान में 5 वर्षों के लिए।
5 वर्षों का टेन्योर होता है। यदि 5 वर्षों तक आपकी उम्मीदों और अपेक्षा पर सरकार नहीं उतरी तो 5वें वर्ष के अंत में चुनाव होता है, आपको आजादी होती है, अपने पसंद से उस सरकार को बदल दीजिए। यदि रोटी की बात की जाए, 1893 में शिकागो में जब गए थे इस देश के स्वनाम धन्य स्वामी विवेकानंद जी, उनके गेरुआ वस्त्र पर लोग बहुत गुमान करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के कार्यालय में बड़ा गर्व से स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा बड़ा पोस्टर टंगा होता है, लेकिन वो जानते नहीं कि स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म की बात कभी नहीं की। स्वामी विवेकानंद ने ये जो तथाकथित सनातन धर्म जो है, जिसको हिंदू धर्म का नाम लोग देते हैं, इनकी खामियों की बखिया उधेड़ दी है। 1893 में शिकागो में उन्होंने क्या कहा था? रोटी की चर्चा तो की थी, मनुष्य को चाहिए रोटी। आज भारतीय उपमहाद्वीप में रोटी के लिए त्राहिमाम है, चाहे वो भारत के हुक्मरान हो, चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान हो या अफगानिस्तान के हुक्मरान हो। ये दे क्या रहे हैं? धर्म और मजहब। हमें चाहिए रोटी और दे रहे हो हमको धर्म और मजहब। अभी श्रीलंका में क्या हुआ? इसलिए हमको आपको सबक लेने की जरूरत है। जो मतलब साधने वाले लोग हैं वो तो अपने मुद्दे पर कायम है, वो चाहते हैं यथास्थिति कायम रहे। आप जितने लाचार और बेबस होंगे, आप जितने कमजोर और मजबूर होंगे, आप उतने ही मजबूती से इन जाति धर्म का बबेला खड़ा करने वालों के साथ खड़े होंगे। आज हम लोग गांवों में जाते हैं, सारी जिंदगी हम लोगों ने लगाया समाज में चेतना खड़ा करने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए। जब गांव में जाते हैं, लोगों को मुद्दे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सड़क, सिंचाई, बिजली, किसानों की दुर्दशा पर बात करते हैं, तो जमीन से आवाज आती है 5 किलो फ्री का राशन खाते हैं, वोट किसको देंगे? ये 5 किलो की खैरात आज महंगा पड़ गया बिहार के गरीबों मजदूरों। ये 5 किलो खैरात खा के अपने बच्चों को तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, गुवाहाटी भेजो और उनके लाशों को कंधे पर ढो। यही तुम्हारी बदनीयती है। ये कब तक ढोगे? ये 5 किलो की खैरात नासूर बन चुका है। उठो, जागो। बिहार की भूमि दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि है। बिहार में सैकड़ों हजारों नदियां मीठा पानी लेकर बहती है। जाल बिछा हुआ है मीठे पानी वाली नदियों का। यदि उस पानी को मुहाने को खेत में मोड़ दिया, अपनी मिट्टी में दो पसीना पंजाब, लुधियाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और असम में बहाते हो, जो खून तिरुपुर की मिट्टी में बहाते हो, यदि वही खून पसीना अपनी मिट्टी में बहा लोगे तो रोटी बिहार में भी है, तुम्हारे घर में भी रोटी है। थोड़ी संजीदगी दिखाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। ये जो सपने अरमान लेके परदेशों में जा करके धक्के खा रहे हो, लाठी डंडे खा रहे हो, तलवारों से काटे जा रहे हो, अपने घर को संभालो, अपने घर को सुंदर करो। आपका बिहार भी खुशहाल हो सकता है, आपका बिहार भी आगे बढ़ सकता है। आपके बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती? ये सिलाई मशीन बिहार में नहीं लग सकती क्या? या एक्सपोर्ट का लाइसेंस बिहार में नहीं मिल सकता क्या? मैं गया था कबल में तमिलनाडु 99-2000 में। वहां के निंदी फैक्ट्री के एक मालिक ने, हमारे बगल में पकड़िया गांव है, तिवारी टोल पकड़िया धनहा, वहां के एक दसाई दास नाम के मजदूर के ऊपर हमला कर दिया। यहां पर इस कांख के नीचे कैंची घुसेड़ दिया गया था।
और लहूलुहान अवस्था में हमारे पास उसको लेकर के लोग पहुंचे थे। हमने उसकी लड़ाई शुरुआत की। जब वहां से लड़ाई हमने शुरुआत की तो निंदी फैक्ट्री के मालिक बाप बेटा दोनों को बंद कराया। उस समय लुधियाना की सबसे बड़े फैक्ट्री का मालिक हुआ करते थे वो, और संगठित किया वहां के मजदूरों को। उनसे बात किया कि यदि लुधियाना पंजाब आते हो तो कमाई का सारा पैसा घर मत भेज दो, आप यहां जमीन खरीदो, आप यहां कारोबार करो, आप यहां के वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाओ, आप लोकल आइडेंटिटी कार्ड बनाओ और बराबरी का दर्जा पाओ यहां। यदि आप कमाओगे 3 महीने यहां और 9 महीना घर पे रहोगे, जो कमाओगे घर भेज दोगे, तो आपको 2 दर्जे का व्यवहार करेंगे। आज लुधियाना में बिहार और उत्तर प्रदेश बंगाल के जो लोग रहते हैं उनकी सूरत बदल चुकी है। वो कारोबारी हो चुके बहुत सारे लोग और उन्हें पहले से बेहतर सम्मान मिलता है। बिहार के इन नेताओं को इस बात की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इनके बच्चे मजदूरी नहीं करने जाते। इनके पास सरकार के कोष से इतने पैसे आ जाते हैं। भ्रष्टाचार, आज कागज का टुकड़ा लेके जाइए ब्लॉक में, बगैर पैसे लिए हुए कोई कागज का टुकड़ा आपका लेने वाला नहीं है। आम आवाम से हर कर्मचारी, हर अफसर वसूली करता, उगाही करता और उसका हिस्सा अपने एमएलए एमपी को देता है और वो पैसा ऊपर तक जाता है। तो ये नाजायज जो कमाई का जरिया है, जो नाजायज सुविधाएं ये राजनेता अपनी ही अनुशंसा पर पार्लियामेंट और विधानसभा में करके लाखों करोड़ों का जो वारा न्यारा करते हैं, उससे उनके बच्चे अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं, विदेशों में कारोबार करते हैं, विदेशों में जाके पढ़ते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का परिवार है, उसका बच्चा कभी आसाम में, कभी तमिलनाडु में, कभी महाराष्ट्र में लात जूता खाने के लिए, तलवारों से कटने के लिए, गोलियां खाने के लिए अभिशप्त है। लेकिन दर्द तब होता है जब आप इस दर्द को भूल जाते हैं। थोड़े ही दिनों में आप भूल जाते हैं। जब प्रदेश में लात जूता घुसा खाते हैं तो आपको दर्द होता है, और जब यहां आते हैं तो फिर जाति धर्म के उन्माद में आप बह जाते हैं। आप विचार करिए कि के कामराज जैसे व्यक्ति ने तमिलनाडु को बनाया, प्रताप सिंह कैरो ने पंजाब को बनाया, तो बिहार में कोई बेटा होगा जिसके पास विजन होगा, जिसके पास समाज के दुख सुख में खड़ा होने की काबिलियत हो, समर्पण का भाव हो। आखिर इसी समाज का लोग तो आपके सामने खड़ा होता है। एमएलए एमपी का चुनाव होता है तो जो लोग आपके सामने होते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वो आपके लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षा के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना संघर्ष किया है, कितनी लाठियां खाया है, आपके सवालों पर कितनी बार जेल गया है। 3000 दिन के कामराज ने जेलों में गुजारा था अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके। 3000 दिन कितना होता है? तो जेल जाने वाले को अपराधी समझा जाता है। आज समाज की कुव्यवस्था के खिलाफ, देश की जो डिरेल्ड सिस्टम है उसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उस पर मुकदमा होगा। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो राजनेता है, ये दोनों गलबहियां करके अपराधियों को संरक्षण देके समाज के हर बुराई को पर्दा डाल देते हैं। और उनकी इस बुराइयों पर जो भी सवाल खड़ा करेगा, अभी हाल के दिनों में क्या हुआ है, किसानों को 1 बोरी यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और किसी एमएलए एमपी, किसी मिनिस्टर, किसी सरकार को उन बातों से कोई मतलब नहीं है। रात के 12 बजे 10 बजे हम लोग याद करते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हम लोग समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले जो लोग हैं, जो लूट मार व्यभिचार को बढ़ावा देने वाले, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो तस्कर हो, और चाहे समाज में अपराधी, सबके खिलाफ संघर्ष करते होते हैं। ताज जिंदगी किया है, जब से होश व हवास है। यदि किसी व्यक्ति को कहीं पर इंसाफ नहीं मिलता, कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती, तो बगल का व्यक्ति कहता चले जाओ महेंद्र सिंह यादव के पास,
चले जाओ पप्पू यादव के पास, तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। यदि इलाज में कोई हॉस्पिटल मदद नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर बड़ी राशि इलाज का बिल पटक दिया है और आदमी सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो बगल का व्यक्ति कहता है महेंद्र सिंह यादव को याद करो, पप्पू यादव को याद करो। लेकिन जब ताकत देने की बारी आती है तो आप हमसे कहते हैं कि लालू यादव का टिकट लेके आइए ना, नरेंद्र मोदी का टिकट लेके आइए ना, फलाने पार्टी का टिकट लेके आइए ना। टिकट देने का पैमाना क्या है? या तो जातीय आधार है, या फिर आप जैन के प्रकारेण अकूत दौलत कमा लीजिए। आप कहां से कमा के लाए हैं कोई नहीं पूछेगा। मांग अनुरूप मोटी थैली आप पटना दिल्ली में जो बड़े नेता बैठे हैं उनको आप पहुंचा दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगी। संघर्षों की बुनियाद पर हम लाए हैं। जब इंडिपेंडेंट हम 20-22 हजार वोट लाए थे तो हमारे दरवाजे पर देश की आज जो सत्तासीन सबसे बड़ी पार्टी है टिकट का ऑफर किया था। हम लड़े थे सिंबल से, क्योंकि उस समय जो बड़ी चुनौती थी, बिहार के बड़े एक कैबिनेट मंत्री हमारी जिंदगी पर सट्टा लगाते थे, करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च करते थे अपराधियों को हमारी हत्या करवाने के लिए, प्रशासनिक सेटिंग करते थे। हमारे मन में भी था कि चलिए कहीं से कोई सपोर्ट मिलता है तो उसको हम परास्त कर पाएंगे, लेकिन रास नहीं आया। हम उस पार्टी में गए जरूर, लेकिन उस समय जो बिहार के कर्ता धर्ता थे, सर्वे सर्वा थे, नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन जुबान पर आ गई ये बात, उन्होंने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कांड हुआ था बगल में मुजौलिया में। 7 बहन बेटियां हमारी बिक गई थी। हरियाणा के दलाल हमारी 7 बहन बेटियों को खरीद के ले जा रहे थे। हमने उसको पकड़ा। जब पकड़ा तो उनके समर्थन में कूद गए बिहार के उप मुख्यमंत्री, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी, और हमको कहा कि छोड़ दो उसको, उन मानव तस्करों को छोड़ो, वो हमारे लोग हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हमने कहा यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, बहु बेटियों की इज्जत के कारोबार करने वाले, व्यापार करने वाले बीजेपी के वर्कर हैं, और आप जैसे इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे हुए व्यक्ति उसका विकार है, तो लानत है। मैं थू करता हूं ऐसी विचारधारा, ऐसी पार्टी और ऐसे नेता पर। और वहां से हमारी जिंदगी नासूर हो जाती है, हमारा संघर्ष कड़ा हो जाता है। एक तरफ तो हम लड़ रहे थे राजद के जो बड़े नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे, और दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री से हमारी लड़ाई छिड़ जाती है। चाटुकारिता, चापलूसी करके मैं एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जा सकता था, लेकिन मेरे खून में चाटुकारिता नहीं है, मेरे खून में चापलूसी नहीं है। मैं अनैतिक शक्तियों से समझौता नहीं कर पाया। मुझे 8 लाख रुपया भी ऑफर किया गया था उन बहन बेटियों के सौदागरों के द्वारा। 13 लाख रुपया उनके बैग में था। लाल बत्ती सायरन, एम्बुलेंस लगा हुआ, लाल बत्ती सायरन लगा हुआ जिप्सी में प्रवेश किया था मुजौलिया में। आज भी वो जिप्सी सर रही है बेला थाना में। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप असली को पहचानते नहीं और नकली के फेरे में पड़ते हैं। पब्लिक को जौहरी बनना पड़ेगा। जिस प्रताप सिंह कैरो की बात मैं पंजाब में करता हूं, उस प्रताप सिंह कैरो की हत्या कर दी गई थी। आज पंजाब की चर्चा होगी तो प्रताप सिंह कैरो के बिना अध्याय पूरा नहीं हो सकता है। आज पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है तो उसका श्रेय प्रताप सिंह कैरो को जाता है। उन्होंने बनाया पंजाब को, लेकिन जो समाज विरोधी ताकत थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। के कामराज स्कूल ड्रॉप, जिन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा भी प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं पाया, उन्होंने शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने 30,000 से ज्यादा विद्यालय खोले। हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल और हर पंचायत में एक हाई स्कूल। 1954 जब आजादी अपने शुरुआती दौर में था, आजादी के बाद देश को संभालना कितनी कठिन चुनौती थी, उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बुनियाद रखा
किताब से लेकर के, यूनिफॉर्म से लेकर के, और यहां तक कि मिड डे मील जो आज चल रहा है, कागजों पर चल रहा है, बिहार में तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, सभी उसमें खिचड़ी में हिस्सा मारते हैं। ये सारा बनाया हुआ के कामराज का है। इसलिए तमिलनाडु को अपना शरण स्थली मत बनाए। मैं बिहारी कामगारों से आग्रह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा। अभी मैं सुन रहा था, ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले, पैसे तूने बहुत कमाया, उस पैसे ने देश छुड़ाया। ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। मैं सुन रहा था इसको, अभी मैं बहुत भावुक हो रहा हूं। उस माँ बाप को मैं क्या दूं जिसने रोटी की तलाश में गए अपनी औलाद को खो दिया है। बिहार की जो सरी गली व्यवस्था है, उसके जो राजनेता हैं जो रोज लफाजी करते हैं, अभी गोपालगंज, शिवहर, छपरा, सिवान जातीय उन्माद के आगोश में है। इस जात के लोग उसको मारेंगे, उस जात के लोग उसको मारेंगे। कभी बिहार में नरसंहारों का दौर चला था, वो भी राजनेताओं की करतूत का फल था। आपको हमको जाति और धर्म के उन्माद में धकेल के और उस पर हाथ सेकेंगे, रोटी सेकेंगे राजनेता। संभलिए, हम आपको संभलने की जरूरत है। लौटिए, बिहार की भूमि सबसे उपजाऊ भूमि है। बिहार में श्रम शक्ति है। कुशल नेतृत्व पैदा करिए, अपने अरमानों को संजोकर बिहार लौटिए। बिहारी कामगार मजदूरों, जब आप लौट जाते हो तो आपके पास बसेस भेजते हैं, वो तमिलनाडु से, पंजाब से, महाराष्ट्र से। आपके बगैर उनका कारोबार नहीं चलने वाला। इसलिए आप लौटो बिहार, अपनी मिट्टी में, अपने सरजमी पर मेहनत करके बिहार को खुशहाल बनाओ। एक कुशल नेतृत्व पैदा करो बिहार में, जो आपके अरमानों का बिहार होगा, जो आपके रोजगार का बिहार होगा, जो सुंदर व्यवस्था का बिहार होगा और आपकी खुशहाली का बिहार होगा। आप लौटो बिहार, अपने बिहार को बनाओ, बिहार में बाहर लाओ। यही कहने के लिए आज मैं खड़ा हुआ। मैं किसी को गाली देने के लिए, किसी के खिलाफ नफरत की बात करने के लिए आज लाइव नहीं हुआ। 15 सालों की लालू राबड़ी जो सरकार थी, पोथी पत्रा चाट जाओ, चंदन टीका चाट जाओ, लालू जी नारा देते थे। 15 साल उनको सत्ता की विरासत मिली। व्हाट हैपेंड? 6 लाख से ज्यादा वैकेंसी लगातार बिहार में उनके सरकार के दरमियान रहा करती थी। मंडल कमीशन के मुद्दे पर उनकी सरकार बनी थी। मंडल कमीशन की सिफारिशों को 7 अगस्त 90 को बीपी सिंह की केंद्र सरकार ने लागू कर दिया। 10 मार्च 90 को लालू जी की सरकार बिहार में बनी थी। मात्र 5-6 महीने के अंतराल पर मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान बिहार में लागू हो गया था। लगातार 15 वर्षों तक 5 लाख 6 लाख रिक्तियां रही, वैकेंसी रही बिहार में। आपने मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर वंचित वर्गों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया? 5 लाख 6 लाख बहालियां आपने क्यों नहीं की? आपके 15 साल के रिजाइन में लालू जी को मैं संबोधित कर रहा हूं। लालू जी के 15 साल के सुनहरे शासनकाल में कहते थे सीना पर चढ़ के हम शासन करते हैं। आपने जिस वंचित वर्ग, जिस कमजोर वर्ग ने आपको सत्ता की बागडोर सौंपी, मजबूत सत्ता दिया। 15 साल में बीपीएससी का एग्जाम एक बार हुआ, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ। जब केंद्र से पैसा आता था, याद करिए सभी लोग, केंद्र में भी तब लालू यादव की सरकार प्रायः हुआ करती थी। जिसको चाहते थे बनाते थे, जिसको चाहते थे गिराते थे। किंग मेकर हुआ करते थे लालू जी। बहुत मजबूत नेता थे बिहार में और देश में। जब केंद्र से पैसा आता था और समय पर पैसा खर्च नहीं हो पाता था, लोग तोहमत देते थे, तो लालू जी कहते थे हमारे